हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। मेरे को काफ़ी सारे 11th के बच्चों ने बोला, मैडम आप 12th के लिए तो वीडियो बना रहे हो, हमारे लिए भी एक दो लेसन्स की जो है वीडियो बना दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत आग्रह किया। पहले तो मैंने कहा नहीं, मेरे को 12th की बनानी है। फिर भी उन्होंने जब बहुत ज़्यादा कहा तो मैंने कहा ठीक है। और मेरी कुछ टीचर्स ने भी कहा हमारे बच्चे भी 11th में पढ़ते हैं, तो आप हमारी प्लीज़ कुछ लेसन्स की वीडियो बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है वो है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का पहले मीनिंग पता होना चाहिए, जिसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकली एक्सप्रेशन which shows that the assets of a firm are equal to the sum of the liabilities and capital contributed by the owner। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, हमारे लायबिलिटी और कैपिटल के सम के बराबर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे भी दिखाया हुआ है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर इस किसी भी कंपोनेंट को निकालना है, मान लो कैपिटल को निकालना है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी हो गया हमारा, और अगर हमें लायबिलिटी को निकालना है तो वो एसेट्स माइनस कैपिटल हो गया। आपको बेटा एक बात ध्यान रखनी सब बच्चों को कि इसके अंदर जो रिलेशनशिप जो दिखाया गया है एसेट्स और लायबिलिटी का, उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। ये ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इसका मतलब है अगर कोई चीज डेबिट होती है तो दूसरी चीज क्रेडिट भी होती है। कहने का मतलब है कि अगर कुछ आता है तो हमारे पास से कुछ जाता भी है। इस सब को समझने से पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए जरूरी है कि हम बैलेंस शीट के बारे में भी बताएं, और आपको पता भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल से बोर्ड पे दिखाया हुआ है बैलेंस शीट का, कैपिटल एंड लायबिलिटी एक तरफ लिखी है जिसमें कैपिटल हमने 70,000 दिखाया और क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, तो टोटल उसका सम हुआ 1 लाख। ऐसी आपको एसेट साइड में कैश, बाइंग, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, सबका सम टोटल मैंने आपको आउटर कॉलम में 1 लाख बताया। जैसा कि बैलेंस शीट में दिखाया गया कि बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में एसेट दिखाए गए हैं तथा लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटी शो किए गए हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में बैलेंस शीट के दोनों साइड हमेशा इक्वल होते हैं, जैसा कि बैलेंस शीट में भी दिखाया गया है। अब 70,000 का फंड तो हमारा ओनर का दिखाया और जिससे हमने 70,000 के एसेट्स खरीदे, और 30,000 जो है हमारे एसेट्स जो है जो खरीदे गए वो हमारे एक्सटर्नल पार्टीज द्वारा प्रोवाइड किया गया पैसा, उससे हमने खरीदे हैं। तो अब पोजीशन के हिसाब से अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर हमको एक्सप्रेस करना हो तो एसेट्स हमारे कितने 1 लाख इक्वल टू हमारी लायबिलिटी कितनी है 30,000 प्लस 70,000। तो दोनों देखा आपने कि दोनों इक्वेशन से पता चला, इक्वेशन बनाई तो दोनों साइड हमारी बराबर है। इसका हमेशा टोटल एसेट जो है टोटल कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होते हैं। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन चाहे वे एसेट्स चाहे लायबिलिटी या कैपिटल में चेंज हो, फिर भी आफ्टर चेंजिंग एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी। यदि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में यदि हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो आइदर द अमाउंट ऑफ कैपिटल और लायबिलिटी आल्सो इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। तो ये आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद आपको ये मैं कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस बता रही हूँ जो अकाउंटिंग इक्वेशन को अफेक्ट करती हैं, उसको ध्यान से समझना, वो उससे आपको सम्स इजीली समझ आ जाएंगे। जैसा नंबर 1 है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, इंक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अदर एसेट्स। एग्जाम्पल, परचेज गुड्स इन कैश। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं इट विल इंक्रीज वन एसेट्स, मतलब स्टॉक को इंक्रीज कर रहा है, एंड इट विल डिक्रीज अनदर एसेट्स कैश। तो मतलब हमारी एसेट साइड पे इसका इफेक्ट पड़ा, एक एसेट्स बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट कम हो रहा था, मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ऐसे ही सेकंड हम बताते हैं, सेकंड टाइप कौन सी होती है, इंक्रीज इन एन एसेट्स एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन अ लायबिलिटी। आपकी अगर एसेट्स एक इंक्रीज हो रहे तो उसी के बराबर आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे बताया हुआ है सब, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, एसेट साइड में स्टॉक हमारा बढ़ा और हमारे लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर भी बढ़े, मतलब दोनों साइड फिर हमारी इक्विवेलेंट हो गई है। ऐसे ही अगर हम थर्ड देखें टाइप में, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल और ऑनर इक्विटी। इसका मतलब क्या है
कि अगर हमारे एसेट्स को इंक्रीज हो रहे हैं और कैपिटल भी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमारे को किस चीज का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव, इसका मतलब इट विल इंक्रीज एसेट्स एंड आल्सो इंक्रीज कैपिटल। तो आपकी कोई भी चीज प्राप्त होने से दोनों साइड बढ़ गई तो बराबर हो गई। नेक्स्ट फोर्थ ले लेते पॉइंट, डिक्रीज इन एसेट्स एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन ए लायबिलिटी। इसको भी एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये मैंने बोर्ड पे सब लिखा हुआ है। पेमेंट टू क्रेडिटर, इसका मतलब हमने क्रेडिटर की पेमेंट करी तो हमारे एसेट्स में कैश कम हुआ और हमारा लायबिलिटी में क्रेडिटर्स की पेमेंट कम हुई। तो नेक्स्ट हमारे फिफ्थ जो है डिक्रीज इन एन एसेट्स एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन कैपिटल। इसका मतलब है आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, आपने किराया पे किया तो कैश भी कम हुआ और हमारा उतना ही कैपिटल भी कम हुआ, तो हमारी काउंटिंग रेशियो फिर बैलेंस हो गई। लास्ट, इंक्रीज इन वन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेबल, वैसे ये ट्रांजेक्शन कम होती है आपकी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। When a bill of exchange received from a creditor, it is accepted. इसका मतलब है it will decrease liability, creditor को कम कर रहा है and on the same time increase another liability, आपका जो है bill of exchange। तो मेरे को लगता है ये सब आपको पता चल गया होगा कि हमको किन की चीज का ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखनी, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और आपको एक्सपेंसेस और इनकम ट्रांजैक्शंस को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने जैसा बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि हमारा जो है राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 आपको बताया हुआ है, एज ए कैपिटल बताया हुआ है। तो आपने देखा एक साइड में कैश हमारा बढ़ा और दूसरी साइड में कैपिटल। तो आपका ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप नोट डाउन कर लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड है परचेज गुड फॉर कैश ₹50,000। नेक्स्ट है परचेज गुड फॉर ₹20,000 क्रेडिट फ्रॉम विकास। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्ट ₹20,000 इन कैश sold. Next है sold good costing ₹6,000 credit to मुकेश। नेक्स्ट है sold goods ₹10,000 credit for ₹13,000, मतलब 10,000 वाला 13,000, 3,000 का प्रॉफिट हो गया इसमें दिखाया। फिर नेक्स्ट है राकेश विड्रॉ कैश ऑफ ₹4,000। नेक्स्ट है रेंट पेड ₹5,000। नेक्स्ट है लास्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट। इसको अब हमने प्रैक्टिकली भी सॉर्ट करके बोर्ड पे दिखाया है। अगर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करें तो कैश भी बढ़ रहा है, कैपिटल आपका बराबर हो गया। फिर जब आपने गुड्स परचेज कैश में किए तो कैश आपका कम हुआ तो स्टॉक हमारा बढ़ गया एसेट साइड में और लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फिर इक्विवेलेंट हो गई। अगर हमने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट करा तो स्टॉक बढ़ गया, उधर से हमारी लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर बढ़ गए, देन अगेन इक्वल हो गया, टोटल आ गया 30,000, उसका 70, फिर 80, 20। ऐसी परचेज फर्नीचर फॉर कैश है तो कैश हमारा 5,000 कम हुआ और हमारे फर्नीचर एसेट्स का नाम है, गुड्स नहीं है ये, तो इसको अलग से शो करना है, उसके नीचे शो करना है हमने 5,000 और लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका। ऐसे सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000, तो कैश में हमारा जो है माल बिका है तो 20,000 कैश बढ़ा और 20,000 के हमारे गुड्स कम हो गए, देन अगेन लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। नेक्स्ट फिर सोल्ड गुड्स क्रेडिट में किया है तो हमारा जो है 6,000 का गुड्स कम हो गया और हमारे डेटर्स, क्योंकि जब भी हम गुड्स को उधार में बेचेंगे तो हमारे डेटर्स बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन में 7th में आपका लिखा हुआ है कि 10,000 वाला माल जो 13,000 में बिका तो इसका 10,000 का कॉस्ट पे स्टॉक में हमेशा कम करना है। डेटर हमारे 13,000 हुए, इंक्रीज हो गए और हमारे को प्रॉफिट कितने को 3,000। अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करना है और अगर लॉस होता है तो हमको कैपिटल में लेस करना है। नेक्स्ट हमारा फिर जो है आपको बताया कैश विड्रॉन किया है तो वो कैश और कैपिटल दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, दोनों कम हो गए। अगर रेंट पेड किया वो भी कैश और कैपिटल में 5,000 दोनों साइड में लेस होगा। अगर इंटरेस्ट रिसीव के पैसा आ रहा है तो दोनों साइड में कैश और कैपिटल में प्लस होगा। इस तरीके से लास्ट इक्वेशन देखिए, हमारा जो है कैश हुआ 40,000 और हमारा स्टॉक हुआ 34,000, फर्नीचर 5,000 और डेटा हमारी 19,000। इक्वल टू कैपिटल हमारा इधर आया 78,000 और उधर आया क्रेडिटर हमारे 20,000। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट के थ्रू भी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन से भी पता चल रहा है कि इक्विवेलेंट है और बैलेंस शीट के थ्रू भी पता चल रहा है। कैपिटल हमारे 78,000 लायबिलिटी साइड में लिखा और क्रेडिटर 20,000, टोटल हुआ 98,000। ऐसी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाओ तो कैश हमारा 40,000, स्टॉक हमारा 34,000, फर्नीचर 5,000, डेटर 19,000। इस तरीके से टोटल हुआ 98,000। तो आप इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन को बड़े आराम से कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगी, सिमिलर टर्म्स और सिनोनिमस है। कैपिटल को ओनर इक्विटी भी कहते हैं, जैसा मैंने बोर्ड में लिखा है। इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं, नेटवर्थ भी कहते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी को एक्सटर्नल इक्विटी, आउटसाइड लायबिलिटी भी कहते हैं। एसेट्स को टोटल इक्विटी भी कहते हैं। आपको कैपिटल और अदर वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है, जैसे मैंने बोर्ड में लिखा है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग। कोई भी मिसिंग फिगर हो तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल भी लिख के बता दिया है कि आपके पास जो है ओपनिंग कैपिटल जो है वो 80,000 है, एडिशनल कैपिटल 10,000 है, प्रॉफिट 11,000 है, ड्राइंग 4,000। तो मैंने बोर्ड में निकाल के दिखाया 80,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000 माइनस 4,000, ये आपका 97,000 आया। तो क्लोजिंग कैपिटल को विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग भी निकाल सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। तो इस तरीके से बच्चों मैंने बड़ी शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करी है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर आपके सम सॉल्व करने वेरी इजीली आप कर सकते हो। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन का बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप ऑल थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट आपको क्लियर होंगे। इसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ और आपकी अगली वीडियो भी मैं आपकी जर्नल एंट्री बेस पे बनाऊंगी।